यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। राम राम, जय श्री राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आज का जो विषय है वो है पंचों का इंटरव्यू। और पंचों का इंटरव्यू में हमारे साथ हैं अध्यक्ष, हमारे साथ हैं ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच के अध्यक्ष चेतराम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और हमारे साथ हैं महासचिव कपूर जी। तो साथियों, आज हम यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच के बारे में हमने सुना था, तो हमने सोचा कि उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि यह जो मंच है यह क्या क्या कार्य करता है और किस तरह से समाज की सेवा करता है और किस तरह से आप लोगों का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है, जद्दोजहद में है। तो साथियों, इन्होंने चुनाव को जीरो बजट का चुनाव बनाया और सिद्ध करके दिखाया कि लोकतंत्र में चुनाव धन बल से ही नहीं बल्कि विचारों से भी लड़ा जा सकता है। किसने सिद्ध करके दिखाया? ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच ने। और हमने जब इस संगठन के बारे में सुना, और बहुत बड़ा नाम सुना था इस संगठन के बारे में सुना, तो सोचा कि कुछ विशेष मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाए इनसे। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस संगठन के जो खास जो मेहमान हैं हमारे साथ। और ये संगठन जो है ये भिड़ूकी गांव से है, यानी कि भिड़ूकी के लोग इस संगठन में जुड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सवाल जवाबों के माध्यम से, और सवाल जवाबों के माध्यम से हम जानेंगे कि इस संगठन का काम क्या है और किस तरह से लोगों की सेवा करने में ये जुटे हुए हैं। तो हमारे साथ अध्यक्ष जी, मैंने बताया था पहले, चेतराम जी हैं और हमारे साथ हैं महासचिव कपूर जी। तो अभी हम सवाल जवाब करते हैं इनसे और उनके माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल है मेरा चेतराम जी से। चेतराम जी, मूल रूप में आपके संगठन की पृष्ठभूमि क्या है और ये आइडिया आपको कहाँ से आया था, इसके बारे में बताएं। अगर संगठन की बात करें तो हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है और संगठन गांव की तरक्की के लिए कार्य करता है। जब हम दूसरे गांव में जाते थे, वहां के विकास देखते थे, तो हमारे अंदर एक पीड़ा होती थी, क्यों नहीं हमारे गांव में ये अच्छे अच्छे कार्य कराए जाएं। तो जैसे ही हम कार्यों को लेकर सरकार और पंचायत के पास में जाते थे, तो वहाँ पर कई बार हम राजनीतिक कारणों के कारण हमारे प्रयास असफल हो जाते थे। तो हमारे कुछ साथियों का सुझाव आया, क्यों नहीं हम एक राजनीतिक क्षेत्र में अपना कोई साथी तैयार करके भेजें और जिनसे आसानी से हम सामाजिक कार्यों को सुलझा सकें। अच्छा, यानी कि सामाजिक कार्यों को सुलझाने के लिए आपने संगठन की शुरुआत की। बहुत ही अच्छी बात है और जन सेवा करनी भी चाहिए, हर एक इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो संगठन बना के करे या फिर अकेला चले। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, संगठन की पंचायत ने इस कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं अभी तक, इसके विषय में बताएं। हमारे ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच की पंचायत ने गाँव में एक इतने कार्य किए हैं, तो इसके लिए आपके जब आपने इंटरव्यू में आप फेस कर रहे हो, आपको ने भी सुना होगा, और गांव की अपेक्षा हमारे गांव में संगठन ने बहुत बेहतर काम किए हैं। अगर मैं शुरुआत करूं तो शुरुआत करते हैं अपने अपने गांव के अंदर। एक तो पानी निकासी का बेहतरीन प्रयास किया है और जो हम आगे निरंतर कर रहे हैं। गांव में हमने एक खेल परिसर तैयार किया है। स्टेडियम की बात नहीं कर रहे हैं हम, खेल परिसर। स्टेडियम में भी हमारे एजेंडे में आगे है। गांव में हमने लाइट्सें लगवाई हैं, चौराहे पर सभी पे लाइट हैं, हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं निगरानी के लिए। अपने गांव में हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। हमने अपने गांव में जो गौशाला है उसके लिए 25 एकड़ ज़मीन भी पंचायत से एक्वायर कराई है। हमने अपने गांव में अवैध कब्जों की बात की, तो हम जो हमारी एग्रीकल्चर भूमि थी वहाँ से हम अवैध कब्जे हटवा दिए हैं और आगे उन पे कार्य जारी है। शमशान घाटों का हमने सौंदर्यकरण किया है। जैसा कि हमारा गांव बामन चौपाल के लिए जाना जाता है, हमने उनमें से 28 चौपालों का भी सौंदर्यकरण कर चुके हैं। हमने अपने गांव में अखाड़ा निर्माण कराया है। गांव में 3 पार्क निर्माण कराए हैं। अपने गांव में हमने हॉस्पिटल के लिए ज़मीन रिक्वायर करा दी है और बहुत जल्दी वहाँ पर भी उद्घाटन होने वाला है। फिरनी की बात करें, हमारे गांव में फिरनी
लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ करीब करीब 200 मीटर का, मतलब 200 मीटर का एरिया है वो बचा है, बाकी नहीं सारी ही फिरनी कंप्लीट हो चुकी है जी। अच्छा जी। और स्टेडियम वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं? स्टेडियम, खेल परिसर हमने तैयार कर दिया है जी। स्टेडियम के लिए 8 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर रखी है जी। अच्छा जी। हाँ। और जो ये शमशान घाट है, ये इसकी क्या सिचुएशन है, किस तरह से बनाया हुआ है, क्या क्या काम करवाए हैं उसके अंदर? शमशान घाट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहले की फ़ोटो क्या है शमशान घाट की, और जो हमने अब बेहतर शमशान घाट का जो सौंदर्यीकरण किया है, आप फ़ोटो देख सकते हैं हमने कितना कार्य किया है। पहले वहाँ पर झाड़ियाँ खड़ी रहती थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, जा नहीं सकते थे। आज वहाँ पे ऐसा माहौल देखने को बनता है, आपको ये नहीं लगेगा ये शमशान घाट है। सही बात है। और जो अवैध कब्जे थे, ये मतलब कहाँ से, गांव में जो अवैध कब्जे थे वो हटवाए थे या फिर कहीं और से? मैंने अभी बोला है जो हमारी एग्रीकल्चर भूमि जो करीब 25-30 एकड़ जो ज़मीन थी जो लोगों ने दबा रखी थी, उस पर अपनी खेतीबाड़ी के यूज में किसी ने 2 एकड़, किसी ने 1 एकड़, हमने अभी वो छुड़वाई है। अच्छा। हाँ, अंदर के जो फिरनी पर या फिर पंचायत की भूमि पर जो कब्जे हैं उन पर हमारा प्रयास जारी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और जो स्टेडियम है उसमें आपने क्या काम करवाए, मतलब किस तरह से करवाए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें। आपने बताया कि अच्छा करवाया। हाँ, खेल स्टेडियम मीन्स मैं बता रहा हूँ, खेल से 8 एकड़ में बनेगा जो खेल स्टेडियम होता है। अच्छा। हमने खेल परिसर तैयार किया, उसमें ट्रैक बनवाया है, घास लगा के उसमें अच्छा अपना वॉकिंग के लिए समय है, उसमें जिम की व्यवस्था है और बैडमिंटन के लिए उसमें व्यवस्था है। अच्छा। बास्केटबॉल का भी उसमें ग्राउंड है, कबड्डी का ग्राउंड है। ये हमने छोटे स्तर पर भी तैयार किए हैं वहाँ पे। अच्छा। और सीसीटीवी कैमरे जो हमारे गांव के मेन एंट्रेंस हैं, अगर शुरुआत करें तो यहीं से शुरुआत करते हैं। अपने गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के पास से लेके इस चौराहे पे हैं, आगे पुलिया वाला चौराहा है, गोदाम है, एच मोड़ है, उससे हम आगे चलेंगे, फिर एच मोड़ से आगे एक दूसरा चौराहा है, वहाँ पे फत्ते वाले वो वहाँ पे है, उससे आगे एक एलवाड़े को रास्ता जाता है वहाँ पे भी है, उससे आगे अदौखर वाला जो रास्ता है नंगरा के लिए जाता है वहाँ पे भी हमने अपने सीसीटीवी कैमरे, उससे आगे हम चलेंगे बांसे वाले चौराहे पे भी हमने कैमरे लगाए। मतलब गांव पूर्ण सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है जी। पूरी तरह से निगरानी। हाँ जी। इससे फ़ायदा क्या होता है चित्राम जी सीसीटीवी कैमरे से? इससे फ़ायदा ये होता है कि गांव के अंदर से कोई चोरी होती है या फिर गांव में कोई एंट्री होती है तो ये पता चलता है कोई व्यक्ति किस मार्ग से आ रहा है, किधर जा रहा है। अच्छा। हाँ, एक जो कैमरों की एक क्वालिटी की बात है, अभी हमने फर्स्ट फेज में शुरुआत में लगवाए हैं और उनमें जो क्वालिटी की बात है हम उसे भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बिल्कुल आपको क्लियरिटी नज़र आएगी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चौपालों के लिए क्या काम किए हैं, मतलब थोड़ा सा बेस पर आके बताएं। चौपालों का जो हमने सौंदर्यीकरण किया है, हमारा जो गांव भिड़ूकी है वो बामन चौपालों के लिए जाना जाता है, उनमें हमने 28 चौपालों का सौंदर्यीकरण कर दिया है। अच्छा। हाँ, जो हमारी चौपालें और बची हुई हैं बहुत जल्दी हम उन्हें भी कवर करके बामन चौपालें एक ट्रैक पे सौंदर्यीकरण के रूप में होंगी कि हाँ बामन चौपालें हैं और यहाँ पर किस तरह से सामाजिक लोग बैठकर अपनी चर्चा करते हैं और अपने जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको किस तरह से सुलझाते हैं। सही बात, बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चों के लिए अखाड़ा, यानी कि जो कुश्ती वगैरह करते हैं बच्चे, उनके लिए अखाड़ा, उसमें क्या क्या सुविधाएं की हैं? बच्चों में अखाड़े की जो बात की जाए, खेल के लिए तो हमने दूसरी जगह व्यवस्था कर रखी है, एक स्पेशल अखाड़ा तैयार किया है कि हमारे गांव में पहले भी काफ़ी पहलवान हुए थे और ये परंपरा भी है, ये कुश्ती के क्षेत्र में भारत का भी नाम ऊपर है। तो गांव का में एक जो खेल के भावना पैदा करने के लिए हमने स्पेशली एक खेल अखाड़ा बनाया है, जहां पर जो नया वर्ग है अपनी बुरी आदतों को छोड़कर दूसरी तरफ ना जाके अपना कुश्ती के इसको अपनाए और अपना प्रदर्शन करे, ताकि वो समाज में आसपास के क्षेत्र में अपने नाम रोशन के साथ साथ में हमारे अपने गांव का, क्षेत्र का नाम भी रोशन कर सकें। और पार्क निर्माण में आपने सहयोग दिए, बता दिया आपने पहले ही, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन। पार्क निर्माण की जब बात आती है तो हम जब शहरों में देखते हैं अच्छी अच्छी घास है, फुलवारी लगी हुई है, तो हर आदमी का ऐसा मन करता है हम गांव से छोड़ के शहर की तरफ जाएं। हमने एक वो माहौल क्रिएट किया है कि आपको गांव में ही एक शहर का सा माहौल देखने को मिलेगा, और शहर में तो आपको पॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। तो हमने ये माहौल क्रिएट किया है यहाँ पे जी। और चित्राम जी, हॉस्पिटल के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? मतलब कोई
कुछ कर पाए हैं या फिर अभी कुछ काम बाकी है? हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल में पहले हमारे पास में लेटर आते थे पंचायतों के पास में, वहाँ पे ज़मीन के लिए ज़मीन नहीं मिलती थी। अब हमने ज़मीन एक्वायर की है, गांव के पास में नियरेस्ट ज़मीन नहीं थी, एक ज़मीन ट्रांसफ़र की चर्चाएं चल रही हैं और देखो हम उसमें कितने प्रयास होते हैं। अच्छा। हमारा प्रयास तो यही है कि हम गांव में के नज़दीक हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। अगर वो व्यवस्था लैंड ट्रांसफ़र की बात है, एक मंदिर वाली ज़मीन है, वहाँ से लैंड ट्रांसफ़र होती है तो वो वहाँ पे रहेगी, अन्यथा हमने वहाँ के लिए तो डॉक्यूमेंट्स जो अप्रूवल के लिए भेज दिया है और वो अप्रूवल हो भी गया है जी। अच्छा, हॉस्पिटल के लिए भी मैं यानी कि अथक प्रयास आप कर रही हैं और बहुत ही अच्छी बात है, अप्रूवल हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है साथियों, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए आप लोगों को भी और सभी को, तभी जाकर एक सही समाज का उत्थान होता है, एक स्वस्थ समाज का उत्थान होता है। अगली बारी आती है गौशाला के लिए, आपने बोला था गौशाला के लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो प्रयास अभी कहाँ तक जारी है? गौशाला की बात करें तो गौशाला में हमारे साथ ही बहुत सारे बड़े ज़बरदस्त गौ भक्त हैं जो अपनी तहे दिल से सेवा करते हैं। अच्छा जी। और हम एक गौशाला देख के आए थे, वहाँ देख के वो सेल्फ डिपेंड गौशाला थी। अभी जो हमारे गांव में गौशाला चल रही है वहाँ पे ज़मीन की थोड़ी समस्या है कि थोड़ी कम ज़मीन है और गौवंश हमारे पास में ज़्यादा हैं। ये तो लोगों को भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए इसमें कि गौओं को ना छोड़ें, अपने घर पे ही उनकी सेवा करें। फिर भी हमने गौशाला का निर्माण कर लिया है और बड़ी गौशाला बनाने के लिए हम 25 एकड़ ज़मीन पंचायत से उसे अप्रूवल के लिए भेज दी है और बहुत जल्दी हम एक बड़े स्केल पर और सेल्फ डिपेंड गौशाला वो बनाने वाले हैं जी, जहाँ पे उसी गौशाला में मैं अगर बात करूँ तो गौमूत्र से बनने वाले जो आइटम होते हैं, इत्र आदि हैं, साबुन है और अगरबत्ती हैं, ये सारी व्यवस्थाएं वहीं पे तैयार की जाएंगी जी। बहुत ही अच्छी बात है। अब प्रश्न है कपूर भाई साहब जी, आपसे प्रश्न है, सबसे प्रमुख जो मुद्दा था आपके संगठन का, शराब के ठेकों को बंद करवाना या फिर शराब के ऊपर लगाम लगाना, उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ तक आप कार्य कर पाए हो और क्या कसर बाकी है? शराब ठेका हटाना और गांव को नशाखोरी से मुक्त करना हमारे संगठन का एक प्रमुख मुद्दा था और हमने वर्षों इस पर काम किया है। पहले हमने ग्राम पंचायत से हर वर्ष हम प्रस्ताव पास कराते हैं, जैसा सरकार कहती है कि भाई जो गांव की पंचायत प्रस्ताव पास करके दे देगी उसमें शराब का ठेका नहीं होगा। अच्छा। हमने हर बार उस प्रस्ताव को पास कराया पंचायत से। उसके बाद चंडीगढ़ में नवंबर दिसंबर में एक मीटिंग होती है जो हरियाणा सरकार जिसको ऑर्गेनाइज करती है। पहले पुराने सरपंच उसमें शायद नहीं जाते थे, अब हमारे सरपंच उसमें जाते भी हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से उसमें सफलता नहीं मिली। फिर हमने सामाजिक तरीका भी अपनाया, हमने गांव में एक पंचायत की और उस पंचायत में सभी प्रमुख लोग आए, पूरा गांव एक निर्णय पर पहुंचा कि इस बार हम गांव में कोई भी व्यक्ति शराब ठेके खोलने के लिए दुकान अपनी नहीं देगा। फिर भी शराब ठेका खुल गया, हम उसमें इतनी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। हमने शराब ठेके को हटाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जितने भी तरीके हो सकते हैं सब पर काम किया। उसके बाद अभी नई सरकार जो बनी, हरियाणा सरकार, जिसमें माननीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा करी थी कि भाई 10% वोटर्स के अगर साइन होंगे प्रस्ताव के साथ तो उस गांव में शराब ठेका नहीं रहेगा। फिर हमने 10% की जगह हमने 25% वोटरों के साइन कराए और गांव में एक जागरूकता अभियान चलाया, सब लोगों ने साइन किए और उस प्रस्ताव को भेजा, प्रशासनिक माध्यम से भी भेजा और हम सब संगठन के हमारे सारे लोग, हमारी पूरी टीम माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मिली। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमने जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सब किए हैं, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, मैंने पहले भी बताया। और अभी लेकिन हमारा ये मिशन जारी है, हम गांव को नशा मुक्त बनाकर रहेंगे, शराब ठेका हटा कर रहेंगे। हमारे संगठन का ये प्रण है। आगे जो भी हमने सारे पहलू अपना कर देख लिए हैं, आगे कानूनी पहलू जो है उस पर हम विचार कर रहे हैं और उस पर हमारी टीम काम कर रही है पूरा। बहुत ही अच्छी बात है और शराब मुक्त होना भी चाहिए कोई भी गांव, कोई भी समाज, क्योंकि शराब की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहे घर में खाने के लिए नहीं है बच्चों के पास, लेकिन शराब ज़रूर पिएंगे। तो इस दिशा में प्रयास कर रहा है ये संगठन, बहुत ही अच्छी बात है और हम कामना करते हैं इसी तरह से चलता रहे। अगला प्रश्न चेतराम जी, गांव में पानी की निकासी के लिए संगठन ने क्या किया था, क्या क्या कार्य किए थे, उन पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। पानी की निकासी की बात करूं तो गांव में काफ़ी जगह पानी भरा रहता था,
एक गर्ल्स स्कूल के पास में इतनी बुरी हालत थी कि लड़कियां वहाँ से निकल के जाती थी, बड़ी बदतर हालत थी। आप देख सकते हैं फुटेज में पहले क्या स्थिति थी गर्ल्स स्कूल की, और आज की डेट में हम वहाँ से बिल्कुल पानी निकासी पूर्ण कर चुके हैं। उसी के साथ में एक वाल्मीकि वर्ग था, वहाँ पे बड़ी समस्या थी, बड़ी दयनीय हालत थी। हमने वहाँ पे भी शोक पिट बनवाए हैं और वहाँ की जो सड़कें हैं उन्हें थोड़ा ऊंचा करके और वहाँ से व्यवस्था की है। उसके अलावा हमारी जोहड़ थी, एक छठ वाली जोहड़ थी, उसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता था। जो पुलिया से निकलने वाले लोग थे वहाँ पे बड़ी समस्या थी, तो हमने वहाँ के एडजस्टमेंट के लिए एक वहाँ से सीवर लाइन डाल दी है। हाँ, का पानी निकासी के लिए। एक जो बांसवा रोड की तरफ था वहाँ पे भी पानी बहुत भरा रहता था, मोती वाले मंदिर से आगे की जो तरफ था वहाँ पे सिविल लाइन डाला थी, वहाँ से ये समस्या हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब एक बाई वाली जोड़ है, वहाँ से भी एक पाइपलाइन दबने वाली है आने वाले टाइम में, और वहाँ से पूर्ण टोटल ही जो पानी है हम उसकी ऐसी एडजस्टमेंट करने वाले हैं कि सारा गाँव का पानी एक जगह इकट्ठा किया जाए और वहाँ से वो पानी को हम एक फ़िल्टर करके और उसको एग्रीकल्चर के यूज में पानी को लें। जितना पानी एग्रीकल्चर के यूज में आएगा वो आएगा, बाकी जो ओवरफ्लो का पानी हो वो नाले के रास्ते से बाहर निकल जाएगा जी। बहुत ही अच्छी बात है। और पानी के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि पानी अगर इकट्ठा होता, गंदा होता तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पनपते हैं और बीमारियां फैलती हैं। बहुत ही अच्छी बात है, पानी के लिए भी कार्य किया आपने, पानी की निकासी के लिए। अगला प्रश्न है कपूर जी, संगठन ने बिना राजनीतिक पद के होते हुए क्या काम किया अभी तक, इसके बारे में बताएं। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच जो है, अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जनता के आरोप भी हैं। जनता के आरोप क्या हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उनके भी जवाब देंगे। यानी कि आरोप भी कह सकते हो, सवाल भी कह सकते हो। जनता के सवाल हैं जन चेतना मंच से, और वो भी हम यहाँ पे पूछने वाले हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो कपूर जी, संगठन ने बिना राजनीतिक पद के होते हुए क्या काम किए हैं? जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष श्री चेतराम जी ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच एक सामाजिक संगठन है। हम गांव के दायरे में आज काम करते हैं, गांव की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। तो गांव में जितने भी विषय हैं उनको हल करने के लिए जो तरीके हो सकते हैं वो तरीके हम प्रयोग करते हैं। सामाजिक विषयों की बात, कुछ विषय तो सामाजिक तरीके से हल हो सकते हैं, कुछ विषय राजनीतिक तरीके से हल होते हैं। आपने प्रश्न पूछा है कि सामाजिक बिना राजनीतिक पद के हमने क्या क्या कार्य किए। पहले हम स्वच्छता का कार्य करते थे, स्वच्छता मिशन चलाती थी हमारी टीम। लेकिन आज जब से पंचायत हमारी बनी है पिछले 5 साल पहले, तो हमारी पंचायत ने स्वच्छता को इतना मैनेज कर दिया है, अब हमें स्वच्छता अभियान की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पंचायत ने स्वच्छता के काम को इतना मैनेज कर दिया है। ट्रैक्टर है, हर गली से मोहल्ले से सफाई होती है और वो प्रॉपर जगह डंप होती है। दूसरी बात, अभी जो हम कार्य करते हैं, अभी हम पर्यावरण मित्र का कार्य करते हैं। हम वृक्ष लगाते हैं और उनको सहेजते हैं। जैसे वृक्षारोपण तो आपने बहुत सारी संस्थाएं, कंपनियां कराती हैं, लेकिन एक बार लगा के 1 लाख पेड़ लगा दिए, वो ख़त्म, मर जाते हैं, 2-4 पेड़ बचते हैं। हम जितने भी पेड़ लगाते हैं उनको सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं। जितने भी पेड़ हम लगाते हैं वो आखिर तक चलते हैं। पहले रिमेडियल टीचिंग सेंटर हम चलाते थे, जो बच्चों की शिक्षा के लिए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाते थे। आज हम कैरियर काउंसलिंग के भी सत्र चलाते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। और कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे आज जो चेतराम जी ने बताया कि संगठन ने ये कार्य किए, आज सरपंच के साथ कोई भी संवाद कर सकता है। हमने जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड चेंज किया है, 0 बजट का इलेक्शन आपने शुरुआत में चर्चा करी, ये इसमें भी इसको भी एक सामाजिक विषय ही मानता हूँ। गांव में हमने जो 0 बजट का इलेक्शन बनाया, 0 बजट का इलेक्शन चंदा हुआ के इलेक्शन लड़ा और बिल्कुल बहुत कम खर्चे में इलेक्शन लड़ा, उस पर अभी बाद में आएंगे। बहुत अच्छे काम किए और ये बात सही भी है, यानी कि काम तो हमें करने ही होंगे। और 0 बजट की बात आती है अब यहाँ पर, हम ज़्यादातर पैसा खर्च कर देते हैं राजनीति में, इलेक्शन जीतने में, इलेक्शन में लगा देते हैं। उसका परिणाम जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि पंच सरपंच अपने पैसे लगाता है तो उसको ब्याज समेत वापस निकालता है और उससे 10 गुना और ज़्यादा भी निकालता है। तो यहाँ पर नुकसान जनता का होता है। तो ये भी हम गुजारिश करना चाहेंगे जनता से कि जिस तरह से जन चेतना मंच ने एक मुहिम छेड़ी है, बिना किसी खर्चे के इलेक्शन जीतना, ये मुहिम हर गाँव में छेड़े और हर इंसान इसके प्रति जागृत हो, सचेत हो। और ये बहुत अच्छी भी बात है, इसके ऊपर हम भी कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिना खर्चे के अगर इलेक्शन कोई भी पंच सरपंच जीतेगा तो वह फिर एक तरह से निष्पक्ष हो जाएगा, एक तरह से जनता भी कहने लायक हो जाएगी उससे कि आपका पैसा लगा नहीं, कुछ लगा नहीं, आप निष्पक्ष होकर कार्य करिए। और अगर आप ही
इलेक्शन में वोट कुछ खा के या पी के देते हो तो आप खुद ही कहने योग्य नहीं रहते हो सरपंच से या किसी भी पद से काम करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है जो ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच ने छेड़ रखी है, बिना खर्चे के इलेक्शन जीतना। अगला प्रश्न है चेतराम जी, आपके संगठन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं? शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हमारे गांव में 3 गवर्नमेंट स्कूल हैं। उनमें से हमने जो पहले फेज़ में जो वर्क किया है, देखो एक साथ में 3 जगह काम नहीं कर सकते। हमने पहले जो शुरुआत की गर्ल्स स्कूल से की है। गर्ल्स स्कूल के आप देखो फ़ोटो देख सकते पहले क्या हालत थी, आज हमने गर्ल्स स्कूल में किस तरह से जो सिविल वर्क किया है उससे किस तरह की हालत कर दी है। वहाँ से मतलब जो व्यवस्था देखने में नज़र आता है वो स्कूल नज़र आता है अब। और एक बच्चों में एक सुधार की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं, उनके सहयोग से हमने वहाँ पे टीचरों की व्यवस्था कराई है। अब सभी विषयों के हमारे पास टीचर हैं। और अगर 2016 से और अब की बात की जाए और पहले की बात देखी जाए तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब हमारे गांव के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये पहले तो ये बातें होती थी कि कितनी लड़कियां पास हुई हैं, आज वहाँ पे ये पूछा जाता है कि कितनी मेरिट आई हैं। अच्छा। हाँ, और हमने पंचायत के माध्यम से बच्चियों को एक शिक्षा के क्षेत्र में कि वो और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए हमने उनको एक लैपटॉप दिलाने की जो एक बात कही थी पिछले, उसमें लैपटॉप भी दिलाए गए थे। अब जो हमारे बेटियां बहनें हैं उन्होंने जो दोबारा से अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें भी इसी तरह से प्रमोट करके हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ में अब जो हमारा अगला वर्क होगा, जो भी हमारा प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल है उसको आगे बढ़ाने का और उसमें अच्छा सुधार करने के ऊपर हम कार्य करेंगे। और एक हाँ संस्कृति मॉडल स्कूल है। देखो ये से हम अपना कहें तो ये तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, ये सरकार की स्कीम थी, हमने थोड़ा सा प्रयास किया है और सरकार ने मॉडल स्कूल हमारे गांव में ही दे दिया, मॉडल संस्कृति स्कूल। अच्छा। हाँ जी, अगले सेशन से वो चल जाएगा। अच्छा, अगले सेशन से चल जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होने भी चाहिए। बिना शिक्षा के हमारा समाज एक निराधार वस्तु बन के रह जाता है, तो शिक्षा ज़रूरी है समाज के अंदर। कपूर जी, आपके लक्ष्यों में स्वास्थ्य भी एक 6S फॉर्मूला है। सबसे पहले तो ये बताइए 6S फॉर्मूला क्या होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सुदेश भाई। 6S फॉर्मूला हमारे संगठन के मूल उद्देश्य में है। मैं आपको संगठन का उद्देश्य जो हमारे संविधान में भी लिखित है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। संगठन एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जो समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ, संस्कारित, समरस और स्वावलंबी हो। तो ये जो 6 आए हैं ये हमारा 6S फॉर्मूला है जो हमारे विजन में है, जिस पर हम काम करना चाहते हैं, जिस पर समृद्धि को हमने सबसे पहले लिया है। क्योंकि समृद्ध व्यक्ति होगा तभी समृद्ध समाज होगा, तभी समृद्ध राष्ट्र होगा। तो ये हमारा 6S फॉर्मूला है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम एक संगठन एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जो समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ, संस्कारित, समरस और स्वावलंबी हो। अभी गौशाला का आपने प्रश्न पूछा था, तो हम जितने भी एजेंडे उठाते हैं, गौशाला जब हम बनाएंगे तो स्वावलंबी गौशाला होगी। हम एक स्वावलंबी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। सही बात। जिसका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और प्रबुद्ध हो, जो अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माण करने में समर्थ हो, जो न्याययुक्त व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर सके। तो 6S फॉर्मूला ये है जी। अच्छा जी। और 6S फॉर्मूला के अंदर आपने कुछ कार्य किए? 6S फॉर्मूला में हमने लगभग सभी विषयों पर कार्य किया है। अच्छा। जैसे स्वास्थ्य की हम बात करें तो अभी आपने स्वास्थ्य का विषय भी, स्वास्थ्य का प्रश्न भी पूछा था। अभी जो PSC है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, अच्छा। वो हमारे गांव में अप्रूव हो चुका है, उसका अप्रूवल लेटर आ चुका है, उसका टेंडरिंग होनी और उसका बनना बाकी है बस। लेकिन उससे पहले भी हमारे गांव में जो पहला हॉस्पिटल था हमने उसको बेहतर किया। अच्छा। जो वर्तमान में था हमने उसको बेहतर किया, उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कराया और बहुत सारे लोग आज वहाँ से सुविधा लेते हैं। अच्छा। और संगठन के स्तर पर भी हमने लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता के क्षेत्र में भी मैंने पहले बताया, आज हमने स्वच्छता को इतना मैनेज कर दिया है। और बाकी स्वावलंबन, समृद्धि, हर विषय पर समृद्धि के लिए हमने कैरियर काउंसलिंग, बाकी सब जो जागरूकता अभियान चलाए हैं। बाकी आपने बहुत अच्छे कार्य किए इसके। हर 6S में हर S पर हमने कार्य किया और हमारे विजन में और हमारा जो दृष्टिकोण है स्पष्ट है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं जो जन चेतना मंच के जो महासचिव और अध्यक्ष हैं और बहुत सारा मतलब पूरा संगठन ही एक तरह से। अगला प्रश्न है चेतराम जी, संगठन के सरपंच के ऊपर आरोप है कि जो लाइट लगाई गई थी वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाए उन्होंने, यानी कि जो लाइट लगाई गई थी आपके गांव में, जो सोलर लाइट थी, उन्होंने पूरी तरह से काम नहीं किया।
तो इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? देखो, सोलर लाइट का एक इशू बना था और ये इसी पे आरोप लगाना, एक देखो एक ये तो एक इलेक्ट्रिक आइटम है, वहाँ पे समस्याएं बन जाती हैं। पर हमने जब बात की वहाँ पे, जैसे ही ये बातें दिक्कत की आई तो हमने सरपंच को बड़ी सख्ती से संगठन ने इकट्ठे होकर वहाँ पे बोला भाई इनकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए और ऐसी जो ख़राब क्वालिटी है इसे बदलकर हमें दूसरी लाइट लगवाई जाए। अब संगठन के ही प्रयास से सभी चौराहे पर बड़ी वाली लाइट लगी है जो निरंतर कार्य कर रही है। अच्छा, यानी कि दोबारा से लाइट अच्छी लगवा दी गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पीछे से गड़बड़ी थी। स्वच्छता पर क्या किया है अभी तक आपके संगठन ने? अगर स्वच्छता की बात करें तो हम पहले स्वच्छता अभियान चलाते थे और ये स्वच्छता अभियान में पूरे गांव के नौजवानों ने मिलकर सहयोग किया हमारे साथ में। अच्छा। हाँ, तो जैसा आपको पहले भी और पता भी होगा, हमारे गांव में आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली ले रखे हैं पंचायत तरफ से, और जो वो ट्रैक्टर ट्रॉली है रोज़ाना उसमें से 3 ट्रॉली कूड़ा बाहर निकालते हैं। अच्छा। अब 3 ट्रॉली कूड़ा वैसे ही तो कहीं निकलेगा नहीं। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो भी पूरी मेहनत करते हैं और रोज़ाना छोटी ट्रॉली हैं 3 ट्रॉली कूड़ा बाहर निकालते हैं। और अब फ़िलहाल की डेट में और पहले की अपेक्षा हर मोहल्ले में सफाई की जाती है। पहले कुछ ही मोहल्लों में सफाई होती थी, अब हर मोहल्ले में वार्ड बाय सफाई होती है। 2 तारीख को वहाँ पे जाएगी, 3 तारीख को अगले मोहल्ले में जाएगी, 5 तारीख को अगले मोहल्ले में सफाई होगी। ऐसे ही शेड्यूल बना हुआ है और पूरे महीने में हम 20-25 तारीख तक पूरे गांव को कवर कर लेते हैं। जो 5-6 दिन होते हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा समस्या होती है फिर वहाँ पर भेजा जाता है सफाई कर्मचारी को और वो सफाई करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है और सफाई होनी भी चाहिए साथियों। सफाई के बिना एक समाज बहुत ही एक तरह से कैसे कहते हैं उसके अंदर बहुत सारी खामियां आ जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो सफाई हर मायने में होनी चाहिए। तो साथियों, अब हैं संगठन के ऊपर आरोप, यानी कि कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं और कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं, सवाल हैं और जनता के आरोप हैं। उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आरोप है, चेतराम जी, संगठन में कोई खरा नहीं उतरता, ऐसा क्यों है? ये जनता का आरोप है आपके संगठन के ऊपर। देखिए, संगठन की बात करें तो संगठन हमारे सभी साथियों से संगठन बनता है और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में कोई दिक्कत आ सकती है, संगठन में नहीं। अच्छा। तो इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे संगठन बिल्कुल एक खरा सोना है और संगठन ने गांव की बेहतरी के लिए जो काम किया, आप 2015 से पहले का गांव की हालत देख लीजिए और अब की हालत देख लीजिए, संगठन पूरा खरा उतरा है अपनी बात पे जी। अच्छा जी, खरा उतरता है यानी कि। अब अगला प्रश्न ये है कपूर जी आपसे कि सरपंच ने, यानी कि आपके जो मंच के या संगठन के जो सरपंच थे, उन्होंने जिनके नंबर नहीं बनने दिए वो ही खिलाफ हैं आपके सरपंच के, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो आरोप है बेबुनियाद है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। जनता के साथ हमारा भी संवाद है और आपसे शायद ज़्यादा ही है। सही है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच और संगठन एक साथ ही है। नंबर बनने की कोई बात नहीं है। हम, आपने शुरुआत में कहा, हमें से कोई भी विशेष नहीं है। हमारा संगठन और विचार विशेष है। कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है। कोई भी XYZ हम में से व्यक्ति विशेष नहीं है। और हम सब ने मिलकर कार्य किया है। नंबर बनने के लिए ना हम पहले कार्य करते थे, हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम एक विचार के लिए कार्य करते हैं। नंबर बनने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कपूर जी आपसे, अब की बार आप संगठन में से किसको सरपंच बनाओगे? क्योंकि संगठन के बहुत सारे लोग सरपंची की तैयारी कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहोगे? जो आपने प्रश्न पूछा है कि बहुत सारे लोग सरपंच की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा जनता का सोचना हो सकता है और इस संगठन के लिए तो बेहतर बात है। आज हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं, इतने लोगों की सामाजिक स्वीकार्यता है। हमारे संगठन में जितने व्यक्ति सबकी सामाजिक स्वीकार्यता है। अच्छा। पर संगठन एक सिद्धांत पर राजनीति करता है। अच्छा। हम सरपंच बनने के लिए, राजनीति करने के लिए इस क्षेत्र में नहीं है। हम गांव की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी हम एक सिद्धांतों के साथ हैं। हम पहले भी आम सहमति से कैंडिडेट का चुनाव हमारे यहाँ हुआ था। इस बार भी आम सहमति से ही कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा। एक बात तय है जो पहले से ही स्थापित थी कि हम कैंडिडेट, हमारा रिपीट नहीं होगा। अच्छा। अच्छा। जो गांव के लोग मैक्सिमम पूछना चाहते हैं, आपसे भी शायद पूछा होगा, हमारा कैंडिडेट रिपीट नहीं होगा। क्योंकि एक साथी ने, हमारे यहाँ चुनाव लड़ना पड़ता है, हमारे यहाँ कोई नहीं कहता। ऐसे गांव के लोगों को परसेप्शन होता है कि जो समाज में ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति रहता है, माने चेतराम जी रहते हैं, नरवीर जी रहते हैं, राजेंद्र जी रहते हैं, बहुत सारे साथी, कितने नाम गिनाऊं, 500-600 साथी हैं हमारे, सब सक्रिय रहते हैं, सबकी दावेदारी है।
तो हमारे यहाँ कोई भी कैंडिडेट जिसको जिम्मेदारी मिल जाती है उसको चुनाव लड़ना पड़ता है, ये अंतर है। बहुत सारे लोग और भी व्यक्तिगत प्रचार कर रहे हैं और वो अपना अकेला व्यक्तिगत प्रचार करें, हम अपने विचार का और संगठन का प्रचार कर रहे हैं। हमारे संगठन में से जिसको आम सहमति से जिम्मेदारी मिल जाएगी उसको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो आम सहमति से जिस तरह से पहले कैंडिडेट का चुनाव हुआ था, इसी तरीके से इस बार भी हमारे यहाँ सरपंच के कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा। ये बात है। तो बहुत अच्छी बात। किसी एक विशेष को आप मतलब आगे नहीं लाओगे, यानी कि आगे वही आएगा जो सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है, जिसकी आम सहमति जिसके नाम पर होगी। अच्छा। और वो किसी के नाम पर हो सकती है। आम सहमति में ऐसा भी नहीं होता हमारे यहाँ कि वही 5 चेहरे उनके नाम पर वोटिंग कर ली जाए। हमारे वो है जी आपके पास फाइल 500-600 साथी हैं, 569-70 जितने भी साथी, उसमें अंतिम जो व्यक्ति है सूची में वो भी कैंडिडेट हमारा हो सकता है, जिसके नाम पर आम सहमति होगी, जिसके नाम पर वोटिंग से जो भी प्रक्रिया होगी आम सहमति से जिसका नाम होगा। हम तो एक विचार को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ टीम सरपंच होती है। भाई सरपंच पद पर तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है ना, सब तो नहीं बैठ सकते, लेकिन सबकी विजन से, सबके विचार से, सबकी योजना से काम होते हैं। इस बार भी कैंडिडेट आम सहमति से ही चुना जाएगा। आम सहमति से। बहुत ही अच्छी बात है। और अगला आरोप आपके संगठन पर ये है कपूर जी, लोगों का कहना है कि आपके संगठन में लोग राजनीति करने के लिए जुड़ते हैं, ये आरोप है जनता का। इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ये आपने बहुत प्रमुख विषय पूछा है और बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। संगठन ग्रामीण विकास एवं जनचेतना मंच एक सामाजिक संगठन है और गाँव में जिन विषयों को हल करने के लिए जो जो तरीके हो सकते हैं उन सबको अपनाता है। उनमें राजनीति भी एक तरीका है। राजनीति सबसे लोग थोड़ा परहेज कर देते हैं, जबकि सत्य यह है कि बहुत सारी समस्याएं, कुछ समस्या तो सामाजिक तरीके से हल हो सकती हैं, कुछ समस्या राजनीतिक तरीके से ही हल हो सकती हैं। लेकिन राजनीति में भी जाने के लिए हमने कुछ सिद्धांत तय किए हैं। हमारे यहाँ आम सहमति से चुनाव होता है कैंडिडेट का, फिर जब वो चुनाव लड़ता है उससे शपथ दिलवाई जाती है, और फिर जब पिछली बार भी चुनाव लड़ा था तो हम एक निजी किसी के फाइनेंस से चुनाव नहीं लड़ते, समाज से चंदा उगाते हैं और उस चंदे से चुनाव लड़ते हैं। ये समाज का चुनाव है और समाज के लिए ही होता है और एक व्यक्ति 5 साल उसके लिए देता है। अगर किसी ने अपने सेवा, अपने कार्य के लिए राजनीति को क्षेत्र चुना है तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है। आज जो संगठन ने पिछले 5 वर्ष में जो राजनीति की है उसका ही परिणाम है कि संगठन गाँव की पॉलिटिक्स में भी ये एक ट्रेंड बदल चुका है। आज गांव में जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कोई भी है, पुराने हैं या नए हैं, वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस का वातावरण ग्रामीण विकास एवं जनचेतना मंच ने गांव की राजनीति में तैयार किया है। आज कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहा है, पहले क्या करता था? पहले किसी जाति को इकट्ठा कर लेता था कि भाई मैं इस जाति का हूँ तो इस जाति के लोग इकट्ठे हो जाओ और मुझे वोट करो, या 1-2 मोहल्लों को इकट्ठा कर लेता था। आज जो भी व्यक्ति चुनाव की अपनी दावेदारी कर रहा है वो मुद्दों की बात कर रहा है। वो हमसे सहमत हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आज वो मुद्दे की बात कर रहा है। ये पॉलिटिक्स का ट्रेंड जो ग्रामीण विकास एवं जनचेतना मंच ने चेंज किया है, ये सबसे प्रमुख बात है। बहुत ही अच्छी बात है। और साथियों, मैं भी आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि अगर समाज सेवा करनी है और समाज सेवा आप किसी पद पर रहते हुए नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप बिना पद के कोई समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आपके रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। और जब आप राजनीति से जुड़ जाते हो तो आपको एक टूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं समाज की सेवा करने के लिए, और फिर आप समाज की सेवा, लोगों की सेवा बड़ी आसानी से कर पाते हो, क्योंकि आपके सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, नेता, मंत्री, जो भी ऊपर वाला जो स्टाफ होता है वो सुनने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप राजनीति से जुड़े बगैर समाज की सेवा करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे टूल्स नहीं होते हैं और बहुत सारी कसर और खामियां रह जाती हैं। तो राजनीति से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्वच्छ रहना, राजनीति में जुड़ने के बाद भी स्वच्छ रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये कोई बुराई नहीं है कि अगर राजनीति में जुड़ने के लिए आते हैं, राजनीति में जुड़ने के लिए आते हैं, समाज सेवा करने के लिए भी आते हैं, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। अगला प्रश्न है चेतराम जी, अंत में आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहोगे और अपनी जनता से आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, इसके विषय में बताओ संगठन की ओर से। देखिए, अपील तो क्या, मैं तो एक निवेदन ही करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने अपने गांव में एक परिवर्तन किया, आप भी सभी अपने गांव में एक परिवर्तन करें और एक स्वच्छ और सुंदर राजनीति ना कह के उसे विकास नीति की बात दें। हम अपने गांव के विकास के लिए एक राजनीति बड़ा बदनाम शब्द कर दिया है, तो
तो हम एक विकास नीति कह सकते हैं। अपने गांव के लिए हम विकास नीति तैयार करें, और विकास नीति हम मिल के कर सकते हैं जब हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से। तो मैं भी आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे गांव में, अगर हम पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पर 284 पंचायतें हैं। एक पंचायत के अंदर एक एवरेजिंग बात की जाए, 3-4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, कुछ मेंबर्स भी होते हैं, और उनके पंचायती एवरेज करें तो 50-60 लाख रुपए एक पंचायत पे खर्च हो जाता है। 284 पंचायतों पे हमारा कितना पैसा खर्च होता होगा, सोच के देखिए आप, कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। 284 गुना 50 करके देखिए आप, ये करोड़ों में पैसा है। अगर उन पैसों को हम अपने गांव में ही खर्च कर दें, किसी बिटिया की अगर शादी की बात करें 50-60 लाख रुपए में हम 10 शादियाँ करा सकते हैं। इन दारू पिलाने, मिठाई खिलाने से क्या फ़ायदा है? कोई एक फ़ायदा बता दीजिए इसका। अगर हम इनके अलावा और कोई गौशाला में एक टीन शेड का निर्माण करा दें, 50 लाख रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। इंडिविजुअल जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं 10-10, 15-15 लाख खर्च करते हैं। अगर हम एक टीन शेड बनवा दें तो उससे अपने आप समाज भी हमसे जुड़ेगा, और आपको जो समाज में गलत धारणा बनती है, सोच के देखिए आप, किसी परिवार को आप 2 बोतल 3 बोतल अगर देते हो, प्रलोभन देते हो, तो उस परिवार का कितना नुकसान होता है। 2 दिन 3 दिन दारू पीने के बाद उसको आदत पड़ जाएगी, और आदत बढ़ने के बाद में जो अपने घर में जाता है, उसके घर में एक बेटी होती है, माँ होती है, रात को 11 बजे 12 बजे बोलता है, आप क्या उसके घर में झगड़ा करवाने के लिए दारू पिला रहे हो? सिर्फ वोट चाहिए आपको, चाहे उसके घर में झगड़ा हो जाए? तो भाई मेरे हिसाब से तो ये गलत है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपसे एक ही हाथ जोड़कर एक निवेदन अपील करना चाहूँगा, भाई इस गंदे ट्रेंड को बदल के स्वच्छ और साफ़ सुंदर केवल विकास नीति पे काम करें, ना कि राजनीति पे काम करें। बहुत ही अच्छी बात, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कही हमारे चेतराम जी ने, जो अध्यक्ष हैं। साथियों, आज हमने चर्चा की थी ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच, और इनकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं समाज के लिए। इनका जो सबसे ज़्यादा जोर होता है वो यही होता है कि जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ही जीरो बजट पर लड़ा जाए, यानी कि उसके अंदर शराब पिलाना या फिर मिठाइयाँ बांटना या फिर वेस्टेज ना किया जाए, इसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि जनता से कहना चाहता हूँ कि आप भी छोटा लालच मत करिए कि आपने दारू पी ली, कोई मिठाई ले ली और वोट दे दी। इससे क्या होता है कि आगने वाला जो सरपंच होता है वह फिर आपके समाज को दीमक की तरह खाता है। आप लालच करिए, लेकिन बड़ा लालच करिए। बड़ा लालच कैसे? कि एक अच्छा सरपंच चुन कर लाइए समाज के सामने, जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली ना दें और वो कहें कि हमारे पूर्वजों ने अच्छे सरपंच चुन के दिए थे, तभी हमारे समाज का उत्थान हो पाया। तो यही थीम थी आज के प्रोग्राम की, और मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे एक नए पंच और सरपंच के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री लाल दास। राम राम।